हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत। अब ये लाइन मुझे याद हो गई है, इसलिए थोड़ा सा फ्लो में निकल जाती है। याद हो गई है क्यों? क्योंकि मैं इसका बार 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 रिवीजन कर रहा हूँ। दोस्तों ऐसा ही कुछ आपको करना है। जब भी आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो उसका बार बार रिवीजन कीजिए। और किसी चीज को भूलना चाहते हैं तो दोस्तों उसको अपनी दुनिया से, अपने लाइफ से या फिर अपने जीवन से दूर कीजिए। यही तरीका है चीज़ों को याद रखने का, चीज़ों को भूल जाने का। ये मैं आपको इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका जो भी सिलेबस है दोस्तों, उस सिलेबस को आप गो थ्रू करिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवाइज रिवाइज और रिवाइज एकमात्र तरीका है किसी चीज़ को याद रखने का। कोई भी टॉपिक हो आपके पास में, आप तभी याद रख पाएंगे उसको जब आप उसका रिवीजन करेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो ऐसे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता। दोस्तों याद किसी को भी नहीं रहता, कोई भी यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड सेट से नहीं है। लगभग 98% लोगों के दिमाग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका फोकस है इसके ऊपर, वो इसको बार बार इसको रिवाइज करते रहते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है, जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है 95% केसेस में, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो लगभग 5 से ज़्यादा बार रिवीजन जो है वो उन्होंने किया था। जिनकी भी रैंक्स आई है दोस्तों, तो अगर उनका देखें आप तो उन्होंने 8 से ज़्यादा बार रिवीजन किया था। तो इस तरीके का एक रेशियो रहता है कि अगर जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ों को, उतना ही ज़्यादा आपके, जब क्योंकि किसी चीज़ को आप कितना ही अच्छा समझ लें, जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं तो आपको उसकी डेप्थ में जाने का मौका मिलता है और आपको समझ में आता है कि वो चीज़ जो है कितनी इंटेंस फॉर्म में लिखी गई है। क्या उससे आसपास के व्यवहार से उसका क्या है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ आप जब ज़्यादा रहते हैं तब आपको पता चलता है कि उसके गुण और अवगुण क्या है। तो यही चीज़ें हैं कि किसी टॉपिक के साथ आप जितना वक्त गुजारेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो टॉपिक, आप जीवंत हो जाएंगे उसके साथ, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदलने जा रहा है एक तरीके से। तो आप इतना टेंशन तो इसको देना चाहिए, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है उसमें। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक दोस्तों। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब से स्टार्ट कर दिया था हमने अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू। अल्टरनेटिंग करंट हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट करंट को ओवरकम कर चुका था, डायरेक्ट करंट को बहुत हद तक इसने ख़त्म कर दिया था। अब डायरेक्ट करंट का केवल स्टोरेज यूनिट के लिए इसका यूजफुल रह गया था, बाकी सब तरफ अल्टरनेटिंग करंट ही अल्टरनेटिंग करंट छा चुका था और छा चुका है। आज भी हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो भी यूनिट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फैन, लाइट, फैन, मोटर्स एंड जनरेटर्स, ऑल आर वर्किंग ऑन एसी। आज स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है और किस तरीके से ये हमारे घरों तक पहुंचा है। सिंगल फेज एसी हाउस होल्ड सप्लाई। दोस्तों आपके घर में जो सॉकेट है, ये मैंने बना दिया है श्रीमान सॉकेट, इसको हम कहेंगे श्रीमान सॉकेट। श्रीमान सॉकेट जो है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा उल्टा करेंगे। ये मैंने श्रीमान बनाने के चक्कर में मैंने इसको बना दिया था, और ये ऐसा होता है। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें दो पॉइंट है, एक होता है फेस का और एक होता है न्यूट्रल का। न्यूट्रल, ठीक है। तो श्रीमान सॉकेट में दो पॉइंट है आपके पास में, एक तो है फेस का और एक है न्यूट्रल का, और एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं अर्थ का।
इन तीनों पॉइंट में क्या चीजें हैं वो हम आपको बता दें दोस्तों बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में, कि वोल्टेज जो है या पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या फर्क है, बहुत ढंग से आपको इसको समझना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल जो है ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, यानी कि वर्क डन क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के रेफरेंस में जो डिस्प्लेसमेंट तय की गई है उसे कहते हैं वर्क डन, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चार्जर है, और सॉरी क्या कहते हैं, मार्कर को मैंने अपलिफ्ट किया इस पोजीशन से और मैंने इसको इतना उठाया, तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा काम कर रहा है। इसके बावजूद मैं इस मार्कर को ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, तो मुझे काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, और यही काम किया हुआ काम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठाता तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता, मैं इसको यहाँ से उठाता तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ता, यानी कि मेरे काम करना इस बात पे निर्भर है कि मैंने उसे कहाँ से उठाया है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो रेस्पेक्टिव है। मैं इसको ज़मीन से उठाऊंगा, टेबल से उठाऊंगा या हाथ से उठाऊंगा, इन तीनों रेफरेंस में फ़र्क है और अलग अलग एनर्जी डेवलप होगी। तो यहीं से शुरू होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट आपको चाहिए होता है पोटेंशियल के लिए। अब आप देख रहे हैं पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एक एनर्जी स्टोर करता है, और इसी ये वर्क डन एनर्जी तो है। वर्क और एनर्जी तो एक ही चीज है यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज, ये हम जो बता रहे हैं वो क्या है, वो भी आपका क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो जो काम मैकेनिक्स में मास करता है वही काम तो इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉरी इलेक्ट्रिकल में, ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल में चार्ज करता है। सेम है पूरा, कूलम लॉ की तरह यहाँ पर भी लगता है, जैसे कि दो मासेस एक दूसरे को खींचते हैं, G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर से ये एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में। सेम दो चार्ज भी एक दूसरे को खींचते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों में एनालॉजी है, सेम है दोनों। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी आप काम करते हो तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे टंकियों में पानी स्टोर करते हैं हम, और उस पानी को हम काम में लेते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से हम चार्ज को भी बैटरी पर ला के स्टोर करके उसका पोटेंशियल राइज करते हैं, और ऐसा ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज करके जनरेटर के साथ कर दिया है। हमने एक तरफ चार्जेस इकट्ठे कर दिए हैं और दूसरी तरफ हमने चार्जेस बिल्कुल न्यूट्रल कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। या कि यहाँ का जीरो पोटेंशियल रहेगा और यहाँ का पोटेंशियल रहता है दोस्तों 220 वोल्ट VRMS है। ये ध्यान रखने की बात ये है कि एक स्पेशल टर्म है। ये टर्म इसलिए बनाई गई है ताकि आपके पुराने ज़माने में जो भी डीसी के साथ के ऑपरेशन थे वो प्रभावित ना हो। डीसी से सब जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे थे
वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट एसी पर भी लागू हो जाए। इक्विवेलेंट है ये, डीसी इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक भी है हमारा आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ फेस 220 वोल्ट पर होता है और न्यूट्रल जो है वो 0 वोल्ट पे रहता है। और जब भी आप इसके बीच में कोई भी पंखा, ट्यूबलाइट या कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो यहाँ आपका वोल्टेज डिफरेंस लग गया है 220, और यहाँ पे मान लीजिए 22 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो होती है 220/22, यानी कि 10 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, जो कि अपना असर दिखाती है अलग अलग तरीके से, यानी कि लाइट, साउंड और हीट। लाइट, साउंड और हीट जो है ये हमारे लिए ज़रूरी है। या तो हम किसी चीज़ को, एनर्जी को जो है लाइट में कन्वर्ट करेंगे, या साउंड में, या फिर हीट में। ऐसा ही पूरे घर में हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अर्थ जो है वो एक प्रोटेक्शन स्कीम है दोस्तों। इसमें हम ज़्यादा प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, प्रोटेक्शन स्कीम है जो कि अर्थ से नेचुरली जीरो पोटेंशियल से अटैच रहती है, आइडियल जीरो पोजीशन से अटैच रहती है। यानी कि अगर किसी भी तरीके का कोई शॉर्ट सर्किट है तो वो अर्थ में ट्रांसफ़र हो बजाएगी किसी बॉडी की। ये हमने पहले भी एक टॉपिक में करवाया था कि अर्थ के क्या मायने हैं, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये अर्थिंग जो है वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन स्कीम का काम करती है, बस आप ये समझ लीजिए। और उसके बाद चालू होता है आपका फेज और न्यूट्रल, यानी कि सिंगल फेज एसी, जिसकी की वैल्यू हमने बताई थी आपको, V = Vm sin ऑफ ओमेगा t। वो आपको यहाँ पर, अब ये तो एक ये तो आपका इस तरीके का है, लेकिन इस तरीके से आप जो भी फंक्शन है इससे कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते ना। कैलकुलेशन के लिए आपको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म चाहिए, वैल्यू चाहिए, कि इस तरीके से कांस्टेंट टर्म से एक बार, एक्सक्यूज मी, एक बार, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए कि एक वैल्यू आपके पास में हो। वो वैल्यू हम आरएमएस के थ्रू जनरेट करेंगे। इतनी बड़ी वैल्यू, जैसे मान लीजिए हर बार टाइम पे डिपेंड कर रही है, कौन से टाइम की वैल्यू के साथ आप कैलकुलेशन करने जाएंगे। ये बोलेंगे कि मैं इस समय से कर लेता हूँ कैलकुलेशन, तो ये बोलेगा मेरे से क्यों नहीं कर रहे। तो हम कुछ एक इसका एक डीसी इक्विवेलेंट जो है वो निकाल लेंगे, जिसको हम आरएमएस कहेंगे, और उसी से ही हमारा काम चलेगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ ये स्कीम हमारे पास में आ जाती है कि घर में जो हमारे सप्लाई आ रही है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई है, और उसमें आपको वोल्टेज जो है उसके लिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। ये हमने आपको बता दिया है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज ए पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं और अब कैलकुलेट करते हैं दोस्तों हम एक अब कैलकुलेट करेंगे हम कि एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए ना इसकी, तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूँ किसी चीज़ को। मान लो पावर निकालनी है, P = VI, पावर निकालनी है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है। अब कौन सी वैल्यू रखूँ, ये निकालूँ, यहाँ की पावर आएगी, ये वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ की पावर आ जाएगी। हर जगह की पावर अलग अलग आ रही है। तो मुझे चाहिए, डीसी में ठीक था, डीसी में कोई टेंशन नहीं था यार, वोल्टेज करंट, डीसी में ठीक था। यही वैल्यू है, फिक्स है। 5 को 4 से गुणा करो, 20 वाट आ गया। या पता नहीं क्या हो गया।
3 को 3 से करो 6 आ गया, इधर करोगे -2 को 2 से करो 4 आ गया। तो अजीब अजीब सा चेंजिंग वैल्यू आ रही है। तो क्यों इसका कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये पूरा मिला के हमको एक वैल्यू दे, डीसी इक्विवेलेंट निकाल लेना, उससे ये काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं ना। एवरेज वैल्यू देख लेते हैं भाई, जो चीज चेंज हो रही है उसकी एवरेज ले लेते हैं, हो सकता है काम बन जाए और हो सकता है कि काम बिगड़ जाए। देखते हैं, चांस। ठीक है, चांस। तो हमारे पास में एक सिंगल फेज एसी है, वी आई दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। वी इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी या थीटा भी आप ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो इसको आप वी एम साइन थीटा भी ले सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। थीटा में ज़्यादा सूटेबल लगेगा आपको। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं पहले एवरेज वैल्यू। इस लेक्चर में हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आरएमएस वैल्यू निकालेंगे ना। तो v इक्वल टू वी एम। एवरेज कैसे लिया जाता है दोस्तों, किसी भी चीज़ का अगर एवरेज लेना, ऊपर से बदलती हुई चीज़ और है। जैसे मान लीजिए आपको एवरेज लेना है 50, सॉरी जैसे क्लास में किसी के नंबर, क्लास में जो है वो आप मान लीजिए आपके स्टूडेंट्स के नंबर कुछ इस तरीके से हैं, 5 स्टूडेंट हैं और उनके नंबर है 5, 7, 8, 4 और 2। तो 5 + 7 + 8 + 4 + 2/5, sum of quantity upon number of quantity। सम ऑफ क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी, 5 और 7, 12 और 8, 20 और 4, 24 और 2, 26 और 5। इसमें कुछ ऐसा लेते हैं, 26 की जगह 26 पहुंच गया ना, तो 4 ले लो, 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 7, 12 और 8, 20 और 4, 24 और 6 ले लो। कितना हो गया, 30। 30/5, 5। इस क्लास में एवरेज सभी के बच्चों के नंबर जो है वो 5 होंगे। देख लीजिए 5 के आसपास ही आएंगे सारे। तो एवरेज जो है वो पूरी चीजों को उसके आसपास ले आता है जो जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एवरेज नहीं लेंगे तो आप कैलकुलेशन के लिए कोई परफेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक एवरेज लेते हैं, लेकिन एवरेज लेते समय तो हमें तो नंबर्स का सम करना है, यहाँ तो नंबर ही चेंज हो रहा है। तो सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी का यूज करते हुए हम करते हैं इसका सम किस तरीके से निकाला जाए। तो सम करने के लिए हमारे पास में तरीका है, बदलती हुई चीजों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है इंटीग्रेशन। dt डी थीटा कर लीजिए ना, डी थीटा चौड़ाई की हमने एक पट्टी ले ली, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, डी ओमेगा टी भी ले सकते हैं। ठीक है, डी थीटा की ले ली। यहाँ पे इसकी वैल्यू y है, v, कोई भी v वैल्यू होगी। उसका फंक्शन हमारे पास में थीटा में अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन होना चाहिए बस, जिसके रेस्पेक्ट में कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बदल रही होती है। जैसे इंटीग्रेशन में हम स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है, तो मैं एक बार वापस से डिस्कस कर देता हूँ। जैसे y जो है वो फंक्शन है x का, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x है ना, और हमें इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, ये y और ये x इस तरीके से बदल रहा है। 2x है तो सिंपल ही होगा, लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास होती हुई पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x होगा। तो यहाँ का हमारे पास में एरिया निकलेगा किस तरीके से, y dx, किसी भी पट्टी ले सकते हैं, dx मोटाई की, यहाँ
इसकी वैल्यू वाई डी एक्स होगी, है ना। इसको इंटीग्रेट करें 0 से x तक तो हमको यहाँ का पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू रख दो 2x dx फ्रॉम 0 to x, ठीक है। ये आ गया आपका दोस्तों 2, बाहर आ जाएगा कॉमन, सॉरी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर बचा x dx, अब x की पावर n से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से इसको किया तो 2x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हुआ 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। ये मान लो चेंज हो रहा होता है 0 से लेके 3 तक, मान लो यहाँ 3 होता तो 3 तक, तो 0 से 3 तक आपको इसको कर देना होता इंटीग्रेट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इसकी वैल्यू आ जाती 9 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो किया जाता है, हालांकि कई बार इसको बताया जा चुका है हमारे लेक्चर्स में, तो यहाँ पर भी हमको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। सम ऑफ क्वांटिटी यानी कि वी डी थीटा अपॉन नंबर ऑफ सम ऑफ क्वांटिटी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, पाई तो यहीं खत्म हो जाएगा, 0 से 2 पाई तक। ये तो हो गया सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ऐसे कितनी नंबर्स तक हो रहा है थीटा, 2 पाई तक, तो 2 पाई का आपने कर दिया डिवाइड, सम ऑफ क्वांटिटी ये रहा अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी ये रहा 2 पाई, है ना। तो ये आपको v एवरेज देगा, ठीक है। v की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 2 पाई, v की वैल्यू क्या है दोस्तों, थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, थीटा के हिसाब से चेंज होता है, तो थीटा की वैल्यू जो v की वो वैल्यू जिसमें कि थीटा आ रहा हो, साइन ऑफ थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, एग्जाम्पल को हम यहाँ से हटा देते हैं दोस्तों, बहुत एलिमेंट्री एग्जाम्पल है ये, 7वीं 8वीं 9वीं क्लासेस में आता है, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 पाई वी एम बाहर आ गया, क्योंकि वी एम मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, वो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस में, सही, 0 से 2 पाई, तो ये बन गया आपका माइनस वी एम अपॉन 2 पाई कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 0, माइनस का वी एम अपॉन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है -1 और सॉरी +1, 360 डिग्री, और ये हो गई आपकी अगेन +1, इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 0, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया इसने, यानी कि एवरेज जो है वो इसका 0, अरे आना ही था यार, ये तो नेचुरल था, अरे भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही तो नेगेटिव है, सिमेट्रिकल वेव थी, ये तो 0 आना ही था, करने की जरूरत क्या थी, जरूरत तो थी मार्क्स लाने हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा मकसद सॉल्व नहीं हुआ, मकसद सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। आपको तो कुछ लोगों को इसी पे हंसी आ जाएगी, मकसद, ठीक है। तो 0 यूनिट आपकी आई है, मतलब कि हम 0 से, एवरेज से तो काम नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब एवरेज से काम नहीं होगा तो कुछ ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी जो 0 ना हो, ठीक है। तो हाफ साइकिल में हम इसको निकालेंगे, हाफ साइकिल में यानी कि इतने में हम इसको निकालेंगे 0 से पाई के बीच में, है ना, 0 से पाई के बीच में हमको इसको निकालना होगा,
1/पाई 0 से पाई Vm साइन थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 2Vm/पाई। ये आप करके देख सकते हैं, आसानी से आ जाएगी। सेम ही चीज लेके रखनी है, ऊपर 2 आ जाएगा, पाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2Vm/पाई इसकी वैल्यू आती है। ऑल्दो हम इसको काम में नहीं ले सकते क्योंकि ये तो हाफ साइकिल में हुई, हमें तो फुल साइकिल में चाहिए। फुल साइकिल में करने के लिए हमें चाहिए होता है RMS वैल्यू, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। सफल पूर्वक चैप्टर जो है वो हमने खत्म किया, लेकिन दिक्कत ये आई कि एवरेज की वैल्यू हो गई 0, जो हमारे किसी काम की नहीं है। तो एवरेज वैल्यू से काम नहीं होगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे RMS वैल्यू। तो सोचिए इसके बारे में कि RMS वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। RMS की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर, लेकिन चलना उल्टा है, स्क्वायर मीन देन रूट। तो ये रहेगा हमारा प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।